दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी मैं और पापा। रश्मि कुलश्रेष्ठ अलीगढ़ में पैदा हुई, दिल्ली में रहती हैं और एक न्यूज चैनल में काम करती हैं। चलिए शुरू करता हूं कहानी। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनते, उनकी अपनी खुशबू, अपनी छुअन होती है। मैं रोज दोपहर जब कॉलेज से घर पहुंचता तो वही महक मुझसे लिपट जाती। माँ की जलाई धूप बत्ती, पापा के इत्र की महक, डाइनिंग टेबल पर गिरे अचार की खुशबू, पापा की झिड़की की छुअन दरवाजे के हैंडल पर और चुपके से किताब में छुपाए रुपए में माँ का प्यार मिलता। पसंद है मुझे ये सारी बातें जो घर को घर बनाती हैं। आज भी कॉलेज से लौटा तो सुबह जलाया लोबान अब भी महक रहा था। पापा जरा परेशान होकर फोन पर किसी ट्रैवल एजेंट से बात कर रहे थे। कहीं जाना था शायद, वरना ऑफिस से बीच में घर नहीं आते। माँ चुपचाप बैग में कपड़े डाल रही थी। मैक्सी के बजाय सूट पहने, बालों के जूड़े की गुंथी चोटी बनाए। कहीं जा रहे हैं क्या आप लोग? किताबें टेबल पर रखकर मैंने माथे पर गिरे बालों को पीछे करते हुए पूछा। मैं और तुम बनारस जा रहे हैं, कहकर माँ बताने लगी कि उनका कोई करीबी अस्पताल में था, क्रिटिकल हालत में, उन्हें ही देखने जाना था। मैं उलझने लगा, मेरा रत्ती भर मन नहीं था जाने को। पापा के फोन रखते ही मैंने पूछा, माँ अकेली चली जाए ना, वैसे भी बनारस उनका अपना शहर है, होम टाउन है। पापा ने कनखियों से माँ को देखा, वो चुपचाप बैग में कपड़े रख रही थी। उन्होंने मेरी बात सुनी होगी पर कुछ बोली नहीं। पापा हिचकते हुए बोले, क्यों सुरभि, क्या कहती हो? पार्थ के बिना काम चल जाएगा क्या? तुम मैनेज कर लोगी? माँ ने जरा आंखें सिकोड़ कर रुआसी नजरों से उनको देखा और बोली, आप नहीं चाहते क्या कि पार्थ जाए? पापा जरा झिझके, पैंट की जेब से हाथ निकालकर मेरी हथेली थामते हुए अटक अटक कर बोलने लगे, मैं क्यों नहीं चाहूंगा? तुम्हारा बेटा है भाई, तुम माँ हो उसकी, जहां चाहो ले जाओ। उनकी बेमन से अटकती आवाज पहली दफा सुन रहा था मैं। किसी बात के लिए माँ को पहली दफा मना करने की कोशिश की थी उन्होंने, वरना मुझे तो याद ही नहीं कि कभी पापा ने माँ का कहा टाला हो। मैंने भले ही कभी माँ को अनसुना किया हो, लेकिन पापा के कान हमेशा माँ की आवाज पर ही रखे रहते थे। मेरा और माँ का जाना तय था। बाहर कमरे में दरवाजे के पास एक बैग, खाने का थैला, पानी की बोतल सब तैयार रखे थे। माँ पूजा घर के सामने हाथ जोड़ रही थीं। मैं पापा के साथ वहीं सोफे पर बैठा था। वो मेरा कंधा थपथपाते हुए बोले, आई नो तेरा मन नहीं है, पर कोई नहीं, तू जल्दी से आ तो तेरी स्पोर्ट्स बाइक वाले शोरूम चलते हैं। वैसे तो कल का ही सोचा था, लेकिन अब 2 रोज बाद ले आएंगे, है ना? स्पोर्ट्स बाइक? मैं हैरान था। पापा जो मेरी पुरानी बाइक को बेस्ट बताते थे, वो अचानक क्यों मेरी डिमांड क्यों पूरी करने लगे? मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए जिद पूरी नहीं करते थे, मेरे शौक के जरूरत बनने का इंतजार करते थे। फिर अचानक ये महंगी बाइक? आर यू श्योर पापा? मैंने खुश होते हुए तसल्ली के लिए पूछा। हाँ, बस तू परसों लौट आ, कहते हुए उन्होंने मेरा माथा चूम लिया, जैसे कहीं दूर भेजने के लिए विदा कर रहे हों। प्लेटफॉर्म पर आज भीड़ थी और शोर भी, या शायद ऐसा रोज रहता हो, कौन जाने। मैं लंबे वक्त बाद आया था। पानी के नल के पास वाली सीट पर एडजस्ट करके माँ को बिठा दिया था और पापा के संग वहीं खड़ा हो गया। माँ चुपचाप बैठी सामने बंद खड़ी ट्रेन पर लगी दिल्ली बनारस की पीली पट्टी देख रही थीं। पापा भी सीने पर हाथ बांधे कुछ सोच रहे थे। पापा जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, उनकी कंडीशन सीरियस है क्या? मैंने पूछा तो वो जरा चौंके, सीने पर बंधे हाथ जरा छूटे, एक नजर माँ को देखते हुए बोले, एक्सीडेंट हुआ है, सीवियर, 3 दिन से आईसीयू में है। कौन है वो, कोई रिश्तेदार? मैंने पूछा। हाँ शायद, कहते हुए पापा ट्रेन के खुलते दरवाजे देखने लगे। सवारियां अपने अपने कोच की तरफ बढ़ने लगीं। हम तीनों भी अंदर चले आए। माँ को एक तरफ बिठाकर पापा सीट के नीचे सामान लगवाने लगे। ये खाने वाला यहाँ लटका दे रहा हूँ। पापा ने खिड़की के पास की खूंटी पर वो थैला टांगा और बैठ गए। आप चले जाइए, घर पहुंचते हुए लेट हो जाएगा।
माँ ने कहा, लेकिन पापा ने सुना नहीं। बैठे बैठे बायां पांव हिलाते रहे। परेशानी में ऐसा करना आदत थी पापा की। माँ अक्सर उन्हें टोकती, अच्छा नहीं होता ये पांव हिलाना, लेकिन आज वो चुप थीं। मैंने ही उनके पांव पर हाथ रख दिया। उन्होंने पलट कर एक नज़र मुझे देखा, तभी ट्रेन झटके से हिली। मैंने घड़ी देखी, टाइम हो गया था। ओके चलता हूँ, ठीक से जाना, कहकर पापा मेरे सर पर हाथ थपथपाते हुए चले गए। लेकिन हर दूसरे कदम पर पलटकर हमें देखते रहे। वो शायद हमें छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, पर अगर ऐसा था तो माँ के साथ उन्हें ही जाना चाहिए था, या फिर हम तीनों का रिजर्वेशन करा देते। ट्रेन चल रही थी। मैं और माँ खिड़की के कांच पर माथा टिकाए पापा को प्लेटफॉर्म पर छूटते देख रहे थे। मैं थोड़ी देर में हट गया, लेकिन माँ वैसे ही बैठी रहीं, पाँव को ऊपर सीट पर रखे हुए, खिड़की से बाहर देखते हुए। माँ उठो, मैं चादर बिछा दूं, फिर सो लो, मैंने कहा। वो मना करते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आ रही, तू जा सो ले। आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग स्लीपी। एंड माँ डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने माँ का सर अपने कंधे पर टिकाते हुए उनका माथा चूम लिया। वो मेरी हथेलियां कसते हुए मुस्कुराईं, लेकिन एक दर्द दिखा मुझे, एक पुरानी तकलीफ। गहरी सांस भरता उनका सीना फूल रहा था। खिड़की के बाहर टकटकी बांधे निगाहें कोई प्रार्थना पढ़ रही थीं। ये प्रेयर्स जो एडमिट थे उनके लिए थी क्या? लेकिन कौन थे वो? माँ एक बात पूछूं, मैंने कहा। जवाब में उन्होंने बस हूँ कह दिया। वो जो एडमिट हैं कोई खास है क्या, कोई अपने? मैंने हिचकते हुए पूछा। माँ 2 मिनट चुप रहीं, यूं ही बैठे हुए अपनी उंगली से अंगूठी बार बार निकालती पहनती रहीं। अमर नाम है, बुदबुदाकर उन्होंने हथेली में अंगूठी दबाते हुए कहा। एंड यस, ही इज वेरी स्पेशल पार्थ। माँ की ठंडी होती आवाज में, उनकी आंखों में महसूस कर रहा था मैं कि माँ के लिए कितने खास थे ये अमर जी। ट्रेन की खिड़कियों पर अंधेरा चिपका हुआ था। धड़धड़ाते डिब्बों में सन्नाटा पसरा था। लोग अपनी अपनी सीटों पर सो चुके थे सिवाय माँ और मेरे। मैंने माँ की बुदबुदाती आंखों पर निगाह टिका दी। कितनी बेचैन थी आज वो, और पापा भी। मालूम है कि उनके लिए आसान नहीं होगा माँ को यूं अमर जी से मिलने बनारस भेजना। आप दोनों दोस्त थे, दोस्ती कैसे हुई? मैंने खामोशी तोड़ते हुए पूछा तो माँ जरा चिहुकी और फिर खिड़की के बाहर ताकने लगी, जैसे अंधेरी रात में कोई बादल का टुकड़ा ढूंढ रही हों। बोली, पड़ोसी थे वो। मैं उन्हें रोज शाम घर के बाहर कुर्सी डाले किताबें पढ़ते पढ़ते देखती थी। कई दिन तक बात नहीं हुई। एक रोज कॉलेज से लौटने वाले टाइम पर अचानक बेमौसम बारिश हुई। मैं बैग सीने से दबाए तेज तेज चलती चली जा रही थी कि तभी पीछे से किसी ने एक छतरी मेरे सर पर तान दी। पलट कर देखा तो अमर थे, खुद भीगकर मुझे बूंदों से बचाते हुए। माँ ने खिड़की के कांच पर उंगलियां फिराकर ए लिखा और मिटा दिया। ओके, लेकिन कौन थे अमर? टेल मी माँ, मैंने खींच कर पूछा। 9 साल बड़ा एक पड़ोसी जिसकी पत्नी गुजर गई थी। वो अकेला था, मुझे भाने लगा था। वो इंसान कौन होगा बेटा? वी वर इन अ रिलेशनशिप फॉर 3 years। और अब? मैंने पूछा तो माँ चुप हो गई, शायद अपना मन टटोलने लगी। कुछ मिला उन्हें लेकिन बताया नहीं। मैं जान गया कि प्यार था अब भी। अगर नहीं तो वो यूं बेचैन नहीं होती, मुझे ऐसे लेकर नहीं जाती। वो बड़े थे, समझदार थे तेरे पापा की तरह, माँ ने कहा। जब घर में मेरी शादी की बात चलने लगी तो समाज, उम्र, दूसरी पत्नी का तमगा मिलेगा, ऐसे ढेरों डर दिखाकर मुझे खुद से अलग कर दिया। मैं भी हो गई। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। मेरे हिस्से दुनिया के सारे समझदार इंसान आने थे। कहते हुए माँ जरा हंसी। आज जैसे तेरे पापा ने रोका नहीं, मुझे जाने दिया। माँ का फोन बजा। मोबाइल स्क्रीन पर पार्थ के पापा लिखा आ रहा था। माँ कभी पापा को उनके नाम से नहीं पुकारती थी। मैं कभी कभी पूछता कि आप मेरे दोस्तों की मम्मियों की तरह पापा का नाम क्यों नहीं लेती, तो जवाब मिलता कि पति का नाम लेने से उम्र घटती है। ये क्या लॉजिक हुआ, कहकर मैं जोर से हंस देता और माँ सर पर चपत धर देती।
सच में मुझे माँ के ना लॉजिक समझ आते हैं ना ही मन बूझता है। क्या कर रहे थे? खाना खाया? माँ पापा से पूछ रही थी। उन्होंने ज़रूर हाँ कहा होगा क्योंकि माँ तसल्ली से मुस्कुरा दी। फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ यहीं बैठा है, ले पापा से बात कर। और फ़ोन मुझे पकड़ा दिया। सुन, इस वेकेशन में गोवा ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, पापा ने सीधे कहा, कोई हलो हाय नहीं। अगर कोई और जगह तेरे मन में तो बता, लद्दाख, केरल या कोई हिल स्टेशन, या दोस्तों के साथ प्लान करना हो तो वो भी बता देना। आज बदले बदले लग रहे थे पापा। उनका वो कड़क मिजाज कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। जाने ये उस फटकार की भरपाई थी जो मुझे रैश ड्राइविंग पर लगी थी, या कॉलेज में हंगामा करने पर जो उन्होंने मुझको धमकी दी थी उसका हर्जाना भर रहे थे, या फिर ये इनसिक्योरिटी थी, माँ का यूं अमर जी से मिलने जाना और मेरा उनके साथ होना पापा को क्या बेचैन कर रहा था। मन में बैठे डर चैन से बैठने नहीं देते। रास्ते भर मैं अपनी ऊपर वाली सीट पर लेटा घर पर अकेले रह गए पापा के बारे में सोचता रहा। नींद आई होगी उन्हें। रात में कितनी बार उठकर बैठे होंगे ना। न जाने कितनी दफा माँ का नंबर डायल पैड पर ला ला कर बैक किया होगा। आसपास हलचल होने लगी थी। शायद कोई स्टेशन आ रहा होगा। लोग अपना सामान निकालने लगे। तभी मैंने सुना कि बनारस आने वाला था। मैंने नीचे झांका तो देखा कि माँ बैग खींच कर निकाल रही थी। होल्ड ऑन माँ, मैं निकालता हूँ, कहते हुए मैं नीचे कूदा, फटाफट बैग निकाला और माँ का हाथ पकड़े उतर गया। रेलवे स्टेशन के बाहर रिक्शे वालों की भीड़ थी। माँ ने एक से कहा, शंकुधारा चलोगे? वो राजी हुआ और हम उसमें बैठ गए। सुबह की बुहारी सड़कों पर रिक्शा चला जा रहा था। यहाँ की सुबह में जरा मटमैली गंध थी। सड़क के दोनों ओर लगी दुकानों के आगे दुकानदार पानी छींटते दिखे। मेरे बचपन की यादों में भी ये शहर ऐसा ही था। शायद पुराने शहर और लोग बदलते नहीं। थोड़ी देर में हम घर पहुंच चुके थे। माँ तैयार होकर चौथी दफा मुझे बाथरूम जाने के लिए टोक चुकी थी और मैं उन्हें टाल रहा था। इस बार मैंने मना करते हुए कहा, आप चली जाओ ना, मैं क्या करूँगा, या फिर मैं छोड़ आता हूँ, फिर लेने आ जाऊँगा। पार्थ, मैं वहां से भी अकेले आ सकती थी। आई नीड यू, इसलिए कह रही हूँ। माँ की आवाज़ गुस्से से कपकप आई। मैंने उन्हें शांत करते हुए साथ चलने का वादा किया। थोड़ी देर बाद हम हॉस्पिटल के कॉरिडोर से होते हुए एक वार्ड के दरवाजे पर थे। नॉर्मल वार्ड था। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कल अमर जी को यहाँ शिफ्ट किया गया था। वार्ड के दरवाजे के भीतर कदम रखते ही माँ ने मेरी कलाई कस के थाम ली। सधे कदमों में एक सफ़ेद हॉस्पिटल बेड की तरफ बढ़ने लगी जिस पर वो लेटे हुए थे। बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उनका। जगह जगह पट्टियां बंधी थीं। बाईं आंख के पास कुछ टांके भी थे। माँ उन्हें देखते ही रो पड़ी। रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूं, आउट ऑफ डेंजर। पूछते हुए वो मुस्कुराए तो पट्टी जरा सिकुड़ गई। मुझे नजर भर देखकर उन्होंने माँ से कहा, सुरभि क्यों चली आई तुम? तुम्हें नहीं आना चाहिए था, वो भी मुझे देखने। ये पार्थ है, मेरा बेटा। इसके पापा ने टिकट करवाई हम दोनों की। माँ ने यूं कहा जैसे बता रही हो कि वो किसी से छुपकर नहीं आई। पार्थ, मेरा नाम बुदबुदाते हुए उन्होंने मेरा हाथ थाम कर चूम लिया। हमें निहारती हुई माँ हौले से पलंग का सिरहाना सहलाने लगी। शायद उनका सर छूना चाहती होंगी, या उनके माथे की लकीरें, या वो जख्म। माँ, मैं कैफेटेरिया जा रहा हूं। मैं झिझकते हुए बाहर निकलने लगा। अभी दरवाजे तक पहुंचा ही था कि कानों में कुछ अटका। कदम जम गए। अमर जी की आवाज थी। कह रहे थे, शायद तुम्हें अपने बेटे को नहीं लाना चाहिए था। अगली आवाज माँ की आई। जरूरी था, मैं डर गई थी तुमको लेकर। सोचा कि बाद में पता नहीं क्या हो। एक बार मिलवा दूं तुम्हें तुम्हारे बेटे से। अमर, पार्थ तुम्हारा बेटा है। मैं सन्न रह गया। कुछ सोचता या करता उससे पहले फिर माँ की आवाज आई। तुमको नहीं बताया क्योंकि कोई रिश्ता बाकी नहीं था, पर पार्थ के पापा जानते हैं।
पार्थ के पापा। मां के कहे ये आखिरी शब्द मुझे किसी डंक से चुभे। कौन है आखिर मेरे पापा? घर लौटना अच्छा लगता है मुझे, सुकून मिलता है, लेकिन आज जैसे सीने पर कोई पत्थर रखा हुआ था, जैसे मैं वापस न लौटने की दुआ मांग रहा था। वापसी की ट्रेन थी। मैं जाते ही ऊपर वाली बर्थ पर लेट गया। माँ ने रोका था कि 2 मिनट बैठना, बातें करते हैं, लेकिन मैं नहीं बैठा। क्या बात करती माँ, उनके अमर की या पापा की? लेकिन मुझे नहीं सुननी थी किसी की भी बातें। ट्रेन की छत निहारते हुए जाने कब जरा से आंसू टपक गए। सामने वाली बर्थ पर लेटा बच्चा मुझे देख रहा था। मैंने दीवार की तरफ करवट ले ली। तकिया मोड़कर दोहरा किया हुआ था और कंबल से कोड़कर किनारे। थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि किसी ने पांव पर कंबल डाला। माँ ही होंगी। घर पर भी ऐसे ही बीच रात में मेरे गिरे हुए चादर को ठीक करने आती थीं और मैं कुनमुनाते हुए उनका हाथ पकड़ लेता था। अब आएंगी तो पकड़ूंगा मैं हाथ। मैं सो पाऊंगा उस घर में जहां मैं अभी लौटना ही नहीं चाहता। मैं घर वापस आ चुका था। पापा मेरे लौटने से खुश थे बेहद, लेकिन मैं छूट गया था। हॉस्पिटल के उस वार्ड में घड़ी की उन सुइयों में अटका रह गया था। पार्थ, तूने वो फोटो देखे क्या? तेरी बाइक कौन से कलर की बुक करूं? पापा ने मुझे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा। अभी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं बता दूंगा आपको, कहकर मैं अपने कमरे में चला आया। गहरी नीली दीवारें और उन पर बनी ग्राफिक आर्ट देखने। मेरी जिद पर पापा ने करवाया था ये पेंट। तब कैसे मैंने दोनों हथेलियां दीवार से चिपकाकर जोर से कहा था, लव यू पापा। आज उसी दीवार से सर टिकाकर रो पड़ा था मैं, बे आवाज। चुप रहना नहीं आता था मुझे, लेकिन आजकल जैसे बोलना ही छूट गया हो। 2-4 गिने चुने शब्दों से काम चला लेता। ज्यादा हुआ तो मुस्कुरा दिया। सच बताऊं तो अब डर लगने लगा था बोलने में कि कहीं जो मन में ठूंस कर रखा है उसको उड़ेल न दूं। कॉलेज से लौटते हुए आज शाम हो गई थी। माँ रसोई में पकौड़े बना रही थीं। मेरी आहट सुनकर दरवाजे से झांकते हुए बोली, जल्दी से आजा, साथ में चाय पियेंगे, तेरे पापा भी आने वाले होंगे। मैं कमरे में बैग रखकर कपड़े बदल कर चला आया। माँ ने कप में चाय और प्लेट में पकौड़े डालकर प्लेट बढ़ाई कि बाहर गेट पर हॉर्न सुनाई दिया। देख तो, तेरे पापा होंगे। मैं उठकर बाहर दरवाजे तक आया तो सामने पापा दिखे, मेरी ओर आते हुए, हाथ ऊंचे करके उंगली में एक चाबी झुलाते हुए। देख तेरी ब्रांड न्यू बाइक, कहते हुए उन्होंने पीछे की तरफ इशारा किया। बाहर नीले रंग की एक नई बाइक दिखी। ओफो, मना तो किया था ना आपको। मैं झल्लाया तो वो सकपका गए। अपनी हंसी से झेंप मिटाते हुए बोले, तूने मना किया ना, इसीलिए तो लाया हूं, सरप्राइज। प्लीज पापा, डोंट डू दिस, आई डोंट नीड एनीथिंग, मैंने बेबसी से कहा। पापा हैरानी से मुझको देखते हुए बोले, कैसे जरूरत नहीं यार, मेरा बेटा जवान हो गया है, उसकी जरूरतें मालूम है मुझे। आपका बेटा? रियली पापा? कहकर मैं सवालिया नजरों से उनको देखने लगा। मेरा सवाल किसी कारतूस की तरह लगा पापा को। वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटे जैसे किसी ने पांव के नीचे से जमीन खींच ली हो। खुली खिड़कियों पर रात टकटकी लगाए बैठी घर के भीतर की उदास दीवारें देख रही थी। कपों में ठंडी चाय, महक मर चुकी थी। प्लेट में छूट गए पकौड़े बासी हो रहे थे। पापा छत पर चले गए थे, माँ कमरे में, और मैं चौखट से टिकी उस बाइक को देख रहा था। पार्थ बेटा, तभी मेरे पीछे से माँ की आवाज आई। मैं पीठ फेरे खड़ा रहा। तुझे किसने कहा कि तू उनका बेटा नहीं है? पूछते हुए माँ ने कंधे पर हाथ रखा। मैंने सुना हॉस्पिटल में आपको, और कहते हुए मैं चुप हो गया कि क्या कहूं उस अगले इंसान को, नाम लूं या कोई रिश्ता चुनूं। माँ मेरी पीठ थपकाने लगी। कुछ देर बाद शायद मन में बातों का हिसाब लगाते हुए बोली, तेरे पापा तुझे बनारस नहीं भेजना चाहते थे, मैंने ही जिद की थी। वो तो डर रहे थे कि कहीं तुझे खो न दें। तो आप मुझे नहीं ले जाती माँ? मैंने कहा तो वो हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, हाँ गलती हुई मुझसे।
जिस इंसान ने दूसरे की औलाद को अपना बना लिया, उसे उसे मैंने क्या दिया? ये तकलीफ? वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं पार्थ, इतना कि हमारे दूसरे बच्चे के लिए सोचा तक नहीं। जानता हूं, मैं सब जानता हूं। कहते हुए मैंने जमीन पर गिरी वो नई चाबी उठाकर मुट्ठी में कस ली। आई नो, पापा जितना प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे ये एहसान जैसा लगता है। उसका क्या करूं, कैसे बहलाऊं? मैंने तड़प कर पूछा। भुला दे सब और ये सच अपना ले कि ये ही तेरे पापा हैं। माँ ने मेरा माथा चूमा और भीतर चली गई। मैं वहीं रिक्लाइनर पर ढह गया। सामने दीवार पर लगी दसियों तस्वीरें देखने लगा। पापा के साथ नई साइकिल वाली फोटो, नंबर कम आने पर कान उमेटने वाली तस्वीर। जब पापा को प्रमोशन मिला था तो मैंने माँ के साथ उनकी तस्वीर ली थी, वो भी थी। कितना कुछ था देखने को और कितना कम नजरअंदाज करने को। यही तो है एक पापा बेटे के बीच का जुड़ाव, उनका रिश्ता। मैंने कैसे बेरुखी से कह दिया था कि मैं उनका बेटा नहीं हूं। मेरा तो रोम रोम उनका है। कुछ पाउंड के वजन से ये 6.25 फीट की ऊंचाई तक उन्होंने ही बनाया है मुझे। ये नाम, ये जिंदगी, ये खुशियां उन्होंने दी है। मैं छत पे जा रहा हूं। वहीं से चिल्लाकर मैं सीढ़ियों से ऊपर छत की तरफ भागा। पापा वहीं सामने खड़े थे, रेलिंग पर दोनों कोहनी टिकाए झुककर नीचे देख रहे थे। मैं दबे कदमों से उनके पास चला आया। आई एम सॉरी, मैंने धीमे से कहा। वो चुप रहे। माफ कर दो ना प्लीज, मैंने उनकी ओर सरकते हुए कहा। वो इंच भर पीछे सरके। मैंने उनके गले में बाहें डाल दी, जैसे बचपन में डालकर झूल जाता था। उनकी नाराजगी को प्यार में बदल देता था। आर यू एंग्री? मैंने पूछा। नहीं, हर्ट हूं, उन्होंने कहा। मैं भी हुआ था जब माँ को कहते सुना था कि मैं आपका नहीं। कहते हुए मैंने सर झुका लिया। पापा ने तड़प कर मेरी बाह थाम ली और बोले, डोंट से दैट अगेन। दोहराया तो बात गहरी होगी। भूल जा यार, जैसे मैं भूल रहा हूं उस डर को कि कहीं तुझे खो न दूं। भूलना आसान है पापा, मैंने पूछा तो कंधा थपकाते हुए वो बोले, कोशिश करें तो है आसान। आप हेल्प करेंगे कोशिश करने में? मैंने कहा तो उन्होंने मुझे कस के गले से लगा लिया। मैंने उनकी खुली बाह में किसी नन्हे बच्चे की तरह चिपकते हुए सुना, हाँ बेटा, करूंगा करूंगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।